हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? चलिए, हम लोग देख रहे थे क्लास 12 का एफिलो ट्रेवलर में वोकैब्स वाला पार्ट। तो उसमें कुछ वोकैब्स मैंने लिखाई हुई थी, पढ़ा दिया था। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। चलिए, उसके बाद अगली वोकैब आती है आपका लिंगर्ड। लिंगर्ड मतलब होता है लिंगर्ड 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 मतलब होता है स्टेड। स्टेड मतलब क्या होता है? ठहरा होना। क्या होना? किसी चीज़ का ठहरा होना। ये कौन सी फॉर्म है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है, आपको दिखाई दे रहा है। शार्प स्टिंग्ड। शार्प स्टिंग। शार्प स्टिंग मतलब मैंने बताया था कल, एक वर्ड बताया था। क्या बताया था? निपी। निपी बताया था मैंने ना। उसका मतलब ये होता है कि जो तेज डंक, जिसके क्या हो, तेज डंक हो, उसे हम बोलते हैं शार्प स्टिंग या निपी। ठीक है। इंसॉलेंटली यहाँ पे लिख सकते हो सिनोनिम में निपी। क्या लिख सकते हो? निपी। ठीक है। उसके बाद इंसॉलेंटली। इंसॉलेंटली का मतलब ये होता है जैसे आप बैठे हैं अपने घर पर। जैसे आप बैठे हैं, कैसे याद करेंगे ये सब समझा रहे हैं। इंसॉलेंटली का मतलब वैसे तो होता है बेशर्मी, अशिष्टता, जिसका मतलब कि जो बुरा आचरण का हो। अशिष्टता से अशिष्टता से किसी के सामने पेश आए, उसे हम क्या बोलते हैं? इंसॉलेंटली बोलते हैं। इंसॉलेंटली, सेमलेसली, इम्प्रूडेंटली, ये तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं? सिनोनिम होते हैं। कौन कौन सी चीज़ें? इंसॉलेंटली, इम्प्रूडेंटली और सेमलेसली, ये तीनों एक दूसरे के सिनोनिम है। जो लड़का, जो बालक, जो बच्चा क्या होता है? अशिष्ट रूप से सामने आता है, किसी का व्यवहार जो अशिष्टता रूप होता है, उसे हम बोलते हैं इंसॉलेंटली बिहेवियर। प्रायः ये किसके लिए यूज किया जाता है? बिहेवियर दर्शाने के लिए यूज किया जाता है। किसके? व्यवहार को दर्शाने के लिए यूज किया जाता है। फॉर द बिहेवियर। ठीक है। इम्प्रूडेंटली, इम्प्रूडेंटली बोलते हैं हम लोग। इससे ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। कैसे याद रखेंगे? इंसॉलेंटली मतलब ये होता है कि जो सेमलेसली किया जाए, यानी कि जो बेशर्मी से किया जाए, जिसके अंदर कोई शर्म ना हो, लिहाज ना हो, उसे हम लोग बोलते हैं इंसॉलेंटली। किसके लिए यूज किया गया है? ये मच्छर के लिए यूज किया गया है। वो क्या कर रहा था? गार्डनर साहब को बार बार क्या कर रहा था? मच्छर काट रहा था, परेशान कर रहा था। तो वो क्या कर रहा था? बेशर्मी से काट रहा है। ठीक है, काट रहा था। तो ये चैप्टर है अफिलो ट्रेवलर, जिसको लिखा है, किसने लिखा है? एजी गार्डिनर ने लिखा हुआ है। आपको याद होना चाहिए, पहला चैप्टर मैंने बताया था कि जो पहला चैप्टर था अगलवी था बास्केट, जिसको किसने लिखा था? किसने लिखा था? आप घर पर बोलेंगे किसने लिखा था? विलियम सी डगलस ने लिखा था। और यहाँ पे आप क्या कहेंगे? आपसे पूछा जाए अफिलो ट्रेवलर किसने लिखा है, तो तुरंत आप समझ जाएंगे कि एजी गार्डिनर ने लिखा हुआ है। क्या थी कहानी, मैंने कल बता दिया। चलिए, आज हम लोग वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। वर्ड मीनिंग के मैंने बताया है कि कितना फ़ायदा होता है वर्ड मीनिंग में। क्या फ़ायदा होता है वर्ड मीनिंग में? सर ये फ़ायदा होता है कि आप वर्ड मीनिंग याद रहेगी तो सिनोनिम्स का जो 3 नंबर का पार्ट आता है इसी में, ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में, तो क्या होता है वहाँ पर आपके लिए 3 नंबर बेनिफिट होते हैं। दूसरी बात ये होती है कि आपको वर्ड मीनिंग आता है तो आप इंग्लिश स्पीकिंग कर सकते हैं। और तीसरी बात ये है कि अगर इंग्लिश आपको ये आता है, अगर आपको ये पार्ट आता है, वोकैब वाला पार्ट आता है, तो आप तुरंत पैराग्राफ समझ जाएंगे किस चैप्टर से लिया गया है, जो कि 8 नंबर का आता है, तो उसके लिए भी ये फायदेमंद है। तो रूट ऑफ द इंग्लिश इज वोकैब्स, यानी कि इंग्लिश की जो जड़ है वो क्या है? वोकैब्स है, यानी कि वोकैबुलरी है, भाषा में ग्लोसरी है। ठीक है। इंसॉलेंटली मतलब होता है अशिष्टता, 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 शिष्टता। ठीक है। इन दोनों का मतलब एक ही होता है। क्या होता है? इन दोनों का मतलब एक ही होता है। इसका एक सिनोनिम और लिख लीजिएगा। क्या लिख लीजिएगा? इसको हटा देते हैं, ये हम हटा दे रहे हैं। इसका सिनोनिम एक और चीज होती है। क्या होती है? उसको हम बोलते हैं, ये लिख लिया ना, लिंगर्ड स्टेट। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। इसका एक सिनोनिम और होता है, जिसका मतलब होता है सेमलेसली, सेमलेसली, सेमलेसली। क्या बोलते हैं? सेमलेसली बोलते हैं। ठीक है। इसका सिनोनिम, ये भी सिनोनिम, ये भी सिनोनिम, ये भी सिनोनिम। ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है मैग्नानिमिटी। क्या लिखा हुआ है? मैग्नानिमिटी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? मैग्नानिमिटी लिखा हुआ है। तो मैग्नानिमिटी का मतलब क्या होता है सर? मैग्नानिमिटी का मतलब ये होता है कि आपके बर्दाश्त करने की जो क्षमता होती है। मैग्नानिमिटी हैज लिमिट्स, यानी कि किसी के बुरे आचरण को जो बर्दाश्त करने की क्षमता होती है, उसे हम बोलते हैं मैग्नानिमिटी, है ना? मैग्नानिमिटी बोलते हैं। बात समझ में? इसका एग्जैक्ट वर्ड तो मैं बता नहीं पाऊंगा, मुझे याद नहीं है। मैग्नानिमिटी का मतलब बता दे रहा हूँ मैं। इसका मतलब ये होता है कि आप किसी चीज़ के बर्दाश्त करने की जो क्षमता होती है उसे बोल सकते हैं। तो मैग्नानिमिटी मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि बर्दाश्त करना। ठीक है। चलिए, आगे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है?
वेनरेबल, क्या लिखा हुआ वेनरेबल, या फिर अगस्त। अगस्त तो आप लोग जानते होंगे, अगस्त का महीना आता है, अभी जस्ट 2 दिन बाद आने वाला। आज 29 तारीख है, कल 30, परसों 31, उसके बाद 1 अगस्त, ठीक है। तो उसी अगस्त का मतलब क्या होता है, महीने से सीख सकते हैं। अगस्त का मतलब होता है चमत्कार। क्या होता है, चमत्कार, यानी मिरेकल, मैजेस्टिक। जो चीज़ चमत्कारी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, अगस्त बोलते हैं। अगस्त में ऐसा क्या चीज़ होता है जो चमत्कारी होता है? अगस्त में, हाँ, 15 अगस्त को हम लोग को क्या मिली थी, आज़ादी मिली थी। तो वो भी रातों रात मिली थी, एक प्रकार से चमत्कार ही समझिए। हालांकि उसके पीछे संघर्ष था बहुत सारे हमारे क्रांतिकारियों का, लेकिन उससे हम लोग बगैर, यानी मीनिंग याद करना है। मीनिंग याद करना है तो हम लोग उसको रिलेट करके पढ़ सकते हैं। उसको अन्यथा न लीजिएगा, अदरवाइज न लीजिएगा कि दिल से ले लिया कि सर ने बताया वो चमत्कार था आज़ादी, तो सर ने बहुत गलत बोल दिया, अब इनको मारो पहले, ये कैसे बोल दिया सर, इतने ज़्यादा मेहनत की सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने, तो उसमें ये मत सोचिएगा। तो मैं एक बता रहा हूँ याद करने का तरीका। अगस्त से आप याद कर सकते हैं कैसे, 15 अगस्त को क्या हुआ, एक चमत्कार हुआ, हमारा देश आज़ाद हुआ, तो उसे हम अगस्त का मतलब चमत्कार, ठीक है। वेनरेबल इसका एक सिनोनिम होता है, एक सिनोनिम और होता है मैजेस्टिक। क्या होता है पता नहीं, दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा है। चलिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसको हटा दे रहा हूँ, इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ। इसका मतलब होता है मैजेस्टिक, मैजेस्टिक, ठीक। क्या सिनोनिम होता है, मैजेस्टिक, ठीक है। अच्छा, रिजेंट्स तो मतलब ये होता है जिसको आप पसंद ना करें। रिजेंट्स, डज नॉट लाइक, मतलब जो चीज़ आप पसंद नहीं करते उसे प्राय किससे डिनोट करते हैं, रिजेंट्स, यानी कि डज नॉट लाइक, यानी पसंद ना करना, पसंद ना करना, ठीक, ये कहलाता है आपका रिजेंट्स। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। टिकलिंग का मतलब क्या होता है, इसको बता ही दिया, इसको हटा देते हैं। टिकलिंग का मतलब क्या होता है? टिकलिंग का मतलब होता है जैसे आप गाना वाना सुनते हैं, मान लीजिए आपने गाना सुना तो उसमें कुछ टोन्स होती कि नहीं होती। मान लीजिए आपने सुना तुम ही हो, गाना सुना है कि नहीं सुना, या फिर तुम ही आना गाना सुना है कि नहीं सुना, कितना अच्छा लगता है, कितना प्यारा लगता है ना गाना। तो उसी प्रकार टिकलिंग का मतलब क्या होता है, उसमें कुछ टोन्स निकलती, तुम ही हो मेरा गाना है कि नहीं, तुम ही हो जो आस्की 2 का गाना है, और तुम ही आना जो किस पिक्चर गाना है, वो है आपका मरजावा पिक्चर गाना। तो मरजावा पिक्चर का जो गाना है तुम ही आना, कितना अच्छा लगता है। मान लीजिए एक दूसरा गाना है मरजावा का, एक और गाना है, कौन सा गाना है जो अच्छा नहीं है मरजावा के, लेकिन सारे गाने अच्छे हैं, आस्की 2 के भी सारे गाने अच्छे हैं, तो कौन सा गाना है? ऐसा गाना चुन लीजिए जो आपको बिल्कुल पसंद ना हो, जिसकी सेंसेशन, जिसकी टोन्स अच्छी ना हो, उसे हम बोलेंगे क्या, टिकलिंग। क्या बोलेंगे, टिकलिंग बोलेंगे। मतलब एक अनवेलकम सेंसेशन। कौन सी सेंसेशन, अनवेलकम सेंसेशन, यानी जो चीज़ आपको पसंद ना हो, प्रकार से वो भी कर सकते हैं। लेकिन सेंसेशन के बारे में, एक ऐसी सेंसेशन जो आपको पसंद ना हो, ठीक है। जैसे हाँ, ये खासकर किसके लिए वो किया गया है, प्रयोग किया गया है, ये मच्छर जो बनाता है उसकी जो सेंसेशन होती है कुछ लोगों को पसंद नहीं होती है, तो उसी के लिए यूज किया गया है टिकलिंग का मतलब होता है अनवेलकम सेंसेशन। जैसे बनाता है कान में हूँ करता है कि नहीं करता है, उसी प्रकार से, ठीक है। काउंट्स का मतलब क्या होता है, काउंट्स का मतलब होता है आरोप। क्या होता है, आरोप, और आरोप यानी कि चार्जेज। आप साइंस में चार्ज पढ़ते होंगे, आवेश, यहाँ पे चार्जेस का मतलब होता है क्या होता है, आरोप लगाना। अच्छा, वैग्रेंट मतलब ये होता है आवारा। जैसे कुछ लोग क्या होते हैं, आवारा होते हैं, पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब ही नहीं होता है, पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं होता है, तो आवारा। तो उनके लिए आप कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं, कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं, माई फ्रेंड इज वैग्रेंट, मेरा फ्रेंड क्या है, आवारा है, ठीक है। तो वही आप लिखा हुआ वैग्रेंट मतलब क्या होता है, आवारा। देखिए अगर आप ये वीडियो देखते हैं, हालांकि मैंने PDF डाल दिया है इस पूरे चैप्टर की जो वर्ड मीनिंग है, कुछ ऐसी वर्ड मीनिंग उसमें है जो उसमें है, तो इसमें तो है ही है, लेकिन कुछ ऐसी वर्ड मीनिंग यहाँ पर मैं बता रहा हूँ जहाँ पर वहाँ पर आपको नहीं मिलेगी PDF में आपको नहीं मिलेगी। तो ये वीडियो देखिएगा और आप देखिएगा कि उसमें कुछ ऐसी वर्ड मीनिंग्स होंगी तो इसमें तो मिलेंगी, लेकिन जो इसमें वर्ड मीनिंग हम कुछ ऐसी लिखाएंगे जो उसमें नहीं मिलेगी, बात समझे। तो इसमें एक्स्ट्रा वर्ड मीनिंग है, उसमें एक लिमिटेड वर्ड मीनिंग है, किताब में जो वर्ड मीनिंग है वो लिमिटेड है। मैंने क्या किया, उसको एक्सप्लोर किया पूरे
पैराग्राफ को पढ़ा है जिसमें से लगा कि ये बच्चों के लिए लाभदायक है, ये वाली वर्ड मीनिंग नहीं आती होगी, तो मैंने उसको भी मेंशन किया है कि कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आप इतनी वर्ड मीनिंग सीख लेंगे तो आपको पूरे चैप्टर में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। बात समझ में? तो ठीक है, वैग्रेंट का 90% तो नहीं होगी, बाकी 10% तो हो ही जाती है। वैग्रेंट का मतलब क्या होता है? आवारा। मैंने बताया क्या होता है? आवारा तो क्या बोलते हैं? आवारा बोलते हैं। पब्लिक न्यूसेंस, पब्लिक का मतलब समझते हैं? पब्लिक मतलब ये होता है, जैसे पब्लिक मतलब समझते हैं ना, जैसे लोग कहीं भीड़ भाड़। तो न्यूसेंस मतलब होता है नुकसानदायक, जो पब्लिक के लिए नुकसान होता है क्या बोलते हैं? पब्लिक न्यूसेंस। जो मच्छर होता है पब्लिक के लिए क्या होता है? पब्लिक न्यूसेंस होता है। तो क्या होता है? हार्मफुल टू द पीपुल। क्या लिखेंगे? हार्मफुल टू द पीपुल, हार्मफुल टू द पीपुल। लेथल का मतलब क्या होता है? लेथल का मतलब होता है डेडली। डेडली का मतलब क्या होता है? फैटल का मतलब क्या होता है? डेंजरस। आप समझ गए होंगे पूरे तरीके से। यानी 4 मैंने इसकी क्या बता दी आपको? 4 सिनोनिम्स बता दी। कौन कौन सी? लेथल का मतलब डेडली का मतलब डेंजरस, और डेंजरस का मतलब फैटल। असल में जो घातक, जो चीज़ घातक हो। साउथ इंडियन मूवी में क्या होता है? एक लोग को मारते हैं पूरे, एक आदमी, एक हीरो अल्लू अर्जुन एक आदमी को मारता है पूरे तरीके से, 100 आदमी ढेर हो जाते हैं। एक अगर दीवार में यहाँ बोर्ड में मार दे तो बोर्ड क्या हो जाए? टूट के चूना चूर हो जाए। अल्लू अर्जुन अगर यहाँ पे मार दे साउथ इंडियन हीरो, तो क्या कर सकता है? पूरा बोर्ड क्या हो सकता है? चूर हो जाएगा। साउथ इंडियन हीरो की कुछ कहा नहीं जा सकता, क्या करते हैं? हॉलीवुड से भी कम नहीं है साउथ इंडियन मूवी में जो हीरो होते हैं, वो क्या करते हैं? अभी जो सामने कैमरा है इसको कहो अगर हाथ से छू दे तो वो तुरंत दग जाए। इस तरीके से साउथ इंडियन मूवी के एक्टर होते हैं। उसी प्रकार उन्हें क्या बोलते हैं? लेथल मतलब होता है डेडली। डेडली या फैटल। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही ये बताओ। साउथ इंडियन मूवी अगर तुमको एक थप्पड़ मार देना तो जमीन के अंदर घुस जाओगे। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? चलिए, डॉज का मतलब ये होता है, डॉज का मतलब ये होता है एस्केप। डॉज मतलब जैसे मच्छर को बार बार मारने का प्रयास कर रहे थे कौन? एजी गार्डनर साहब। लेकिन वो क्या कर रहा था? बार बार एस्केप हो रहा था। क्या हो रहा था? एस्केप हो रहा था, यानी कि भाग जा रहा था, बच जा रहा था। उसे हम बोलेंगे डॉज। डॉज मतलब एस्केप। ठीक है। परस्यूट का मतलब क्या होता है? परस्यूट का मतलब क्या होता है? अब यही सोच रहे हो कि सर को कैसे पता कि सर को कैसे पता कि साउथ इंडियन मूवी देखते हैं क्या सर? बिल्कुल देखते हैं। ठीक है। पर उसको देखते लेकिन मजा बहुत आती है, हंसी बहुत आती है हमको देखने में। जब वहाँ पे एक पिक्चर थी मगधीरा, देखिएगा, बहुत अच्छी पिक्चर है। कहता है, अरे छोड़िए। परस्यूट का मतलब होता है फॉलो करना। क्या होता है? फॉलो करना। परस्यूट मतलब होता है किसी का पीछा करना या फॉलो करना। ठीक है, यहाँ से मैं इसको हटा दे रहा हूँ। परस्यूट का मतलब होता है, ये सब बता ही दिया। लेथल क्या होता है, डॉज क्या होता है, एस्केप होना। ठीक है, चलिए यहाँ से मैं कुछ मीनिंग यहाँ बता रहा हूँ। परस्यूट मतलब होता है टू फॉलो। फॉलो मतलब ये होता है किसी को फॉलो करना, पीछा करना। टैक्टिक्स का मतलब ये होता है तरकीबें। क्या? तरकीब। क्योंकि एस लगा हुआ प्लूरल है तो तरकीबें हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। प्रेस्टीज मतलब क्या होता है? प्रतिष्ठा। क्या बोलते हैं? प्रतिष्ठा बोलते हैं। प्रेस्टीज मतलब होता है प्रतिष्ठा। अब प्रतिष्ठा भी आप शायद नहीं जानते होंगे। प्रतिष्ठा मतलब ये होता है अपना मान सम्मान। ये क्या हुआ? एजी गार्डनर को महसूस हुआ कि उनका मान सम्मान चला गया है, अब उनको क्या करें? क्षमा कर दें। किसको क्षमा कर दें? उनके मृत्युदंड को स्थगित कर दें। किसके? मच्छर के मृत्युदंड को स्थगित किया। किस लिए? क्योंकि अपने प्रेस्टीज को बचाने के लिए। किसको बचाने के लिए? प्रेस्टीज के बचाने के लिए, है ना। प्रेस्टीज को बचाने के लिए, प्रतिष्ठा को बचाने के लिए, मान सम्मान, इसमें आप रिस्पेक्ट लिख सकते हैं। प्रतिष्ठा रिस्पेक्ट लिख सकते हैं, अपनी रिस्पेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, प्रेस्टीज। लिट मतलब होता है, एजी गार्डनर लिट अ सिगरेट। सिगरेट क्या कही जाती है? जलाई जाती है। लिट मतलब ये होता है, लिट मतलब होता है जलाना। क्या होता है? जलाना होता है। क्या होता है? लिट मतलब होता है जलाना। बात समझ में आई? लिट मतलब क्या होता है? जलाना होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने बता दी। अच्छा,
और आगे देखते हैं हम लोग। 1 मिनट देखिएगा, 1 मिनट रुकिएगा। आपका ऐसे सामने लिखेंगे आपके तो टाइम वेस्ट हो। चलिए अभी देखते हैं, ठीक है। 1 मिनट आ रहा है। चलिए एक बार हम लोग फिर से जुड़ गए हैं। तो मैं बता रहा था वर्ड मीनिंग कुछ लिखा है तभी, तो उसी के आगे वर्ड मीनिंग फेलो ट्रेवलर में A.G. गार्डनर द्वारा जो लिखा गया है उसमें हॉरिएबल, हॉरिएबल का मतलब क्या होता है मैं सर हॉरिएबल मतलब ये होता है, हॉरिएबल मतलब होता है फियरफुल, फियरफुल मतलब ये होता है जो डर जाए, है ना। फियरफुल जो चीज़ भयंकर डरावनी हो उसे हम बोलते हैं हॉरिएबल, है ना। हॉरिएबल मूवीज आती नहीं आती है, हॉलीवुड में लिखा होता है हॉरिएबल मूवी। तो आपको याद करने का तरीका मैंने बता दिया, हॉरिएबल को कैसे याद रखें। हॉरिएबल्स मूवीज आती हैं यानी कि भयावह मूवीज आती हैं, ठीक है। अब हॉन्टेड हाउस जाते हैं, भूत घर जाते हैं, जैसे सहारागंज लखनऊ में है हॉन्टेड हाउस। गए कभी? नहीं गए तो जाइएगा जरूर, ठीक, बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो उससे वहाँ पर क्या लिखा होता है? हॉरिएबल्स, ठीक है। तो हॉरिएबल का मतलब होता है भयंकर, डरावना। फेलाइन करने का मतलब ये होता है, हॉरिएबल का मतलब यहाँ लिख देते हैं फियरफुल, फियरफुल इसका मतलब होता है, ये इसका सिनोनिम है भयंकर, डरावना। अच्छा इसको मैं हटा दूँ, इसको मैं हटा दूँगा, इसको हटा देता हूँ। अब फेलाइन कनिंग का मतलब ये होता है बिल्ली की तरीके से चालाकी जो होती है उसे हम बोलते हैं फेलाइन कनिंग, यानी क्लेवरनेस, क्लेवरनेस, क्लेवरनेस जिसे हम बोलते हैं। क्लेवरनेस क्या होता है? फेलाइन कनिंग, ठीक है। मेटाडोर क्या होता है? सर आप जानते होंगे जल्लीकट्टू, जल्लीकट्टू नहीं जानते तो जान लीजिए। वहाँ पर साउथ इंडिया में एक त्यौहार मनाया जाता है जल्लीकट्टू। कौन सा? जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू में क्या होता है? सांड की सांड से फाइटिंग होती है, बुल फाइटिंग होती है ना। तो मेटाडोर जो सांड से लड़ने वाला आदमी है ना उसे हम क्या बोलेंगे? मेटाडोर बोलेंगे। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? उसे मेटाडोर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेटाडोर बोलेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सांड से लड़ने वाला। किससे लड़ने वाला? सांड से लड़ने वाला। इन्फ्यूरेटेड, इन्फ्यूरेटेड का मतलब होता है आप जिससे आप कहते समय आपको कुछ ना समझ में आ रहा हो और मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको कुछ ना समझ में आ रहा हो और मैं पढ़ा रहा हूँ, या फिर हाँ तो सेम, ठीक है, ठीक है। आपको कुछ ना समझ में आ रहा हो मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप तुरंत क्या हो जाएंगे? गुस्सा हो जाएंगे, सर आप कैसे पढ़ा रहे हैं। और मैं भी गुस्सा हो जाऊंगा। क्या? कैसे गुस्सा हो जाऊंगा? सर कैसे तुम नहीं समझ पा रहे हो, है ना। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? इन्फ्यूरेटेड, मतलब ये होता है एंग्री होना, यानी क्या होना? गुस्सा करना, ठीक है। तो ऑब्वियस, अब अगली मीनिंग में देखते हैं ऑब्वियस का मतलब क्या होता है। इसको हटा देते हैं, ठीक है। हर एक वर्ड को लगभग 90% वर्ड ऐसे होते हैं जिसको मैं बता देता हूँ कि आपको कैसे याद करना है। बाकी तो किताब में लिखा हुआ है, उसको आप पढ़ सकते हैं घर पर, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा, बार बार भूल जाएंगे। लेकिन ऐसे पढ़ेंगे तो क्या होगा? ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। रिवीजन तो करना ही पड़ेगा। अगर मान लो अगर पढ़ाई में मेहनत ना करनी पड़े तो कोई बच्चा, कोई भी बालक भाई एक बार पढ़े, किसी भी चीज़ को एक बार पढ़े और वो जिंदगी भर याद रहे, जिंदगी भर याद रहे, तो क्या ऐसा संभव हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। आप पढ़ेंगे भूल जाएंगे, पढ़ेंगे भूल जाएंगे, लेकिन क्या करना है? आपको कंटिन्यू मेहनत करना है, कंटिन्यू लगे रहना है, रिवीजन करना है, तभी तो आपके पास वो चीज़ बनी रहेगी, ठीक है। मैं भी पढ़ाई करता हूँ, अपनी तैयारी करता हूँ, तो उसमें भी मेरे साथ यही होता है। मैं क्या करता हूँ? अगर मैं पढ़ता हूँ तो भूलता हूँ, ये बात स्वाभाविक से, चाहे मैं हूँ चाहे जो इंसान हो, चाहे जितना पढ़ने में अच्छा हो चाहे जितना खराब हो, वो पढ़ेगा तो भूलेगा जरूर, ठीक है। आज नहीं तो 2 दिन बाद भूलेगा। किसी को चीज़ें एक बार में समझ में आती है, किसी को चीज़ें 2 बार में समझ में आती हैं, तो ये अलग बात होती है। बाकी ये कहो कि कोई किसी ने एक बार पढ़ लिया तो वो जिंदगी भर याद हो गया, तो ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक। उसको बार बार आपको क्या करना होता है? रिवाइज करना होता है। जितना आप रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा अच्छे बनेंगे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। चलिए ऑब्वियस, ऑब्वियस का मतलब क्या होता है? ऑब्वियस का मतलब होता है स्पष्ट। क्या होना? स्पष्ट होना। इसका एंटोनिम पूछा जाए, रहने दीजिए, कल बताया था ना, वेग, अस्पष्ट, ठीक है। इसका एक सिनोनिम होता है मैनिफेस्ट। क्या होता है? मैनिफेस्ट। और प्राय ये बहुत कम यूज किया जाता है, मैनिफेस्टली यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? मैनिफेस्टली, मतलब स्पष्ट रूप से। एक एडवर्ब हो जाता है मैनिफेस्टली, जिसका मतलब होता है स्पष्ट रूप से। ऑब्वियस का मतलब होता है स्पष्ट। इसका सिनोनिम पूछे तो मैनिफेस्ट,
अगर मैनिफेस्ट बहुत कम यूज किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा मैनिफेस्टली यूज किया जाता है, तो आप कहेंगे मैनिफेस्टली का मतलब होता है स्पष्ट रूप से। इसका सिनोनिम ये कहाँ से बना है? ऑब्वियस, ऑब्वियस बना है ऑब्वियसली से। किससे बना हुआ है? ऑब्वियसली से बना हुआ है। इसका मतलब होता है ये एक दूसरे के सिनोनिम हो गए। इसका मतलब होता है स्पष्ट रूप से। मैंने बताया, इसको छोड़ दीजिए, मैंने बताया कि ऑब्वियस बना कैसे है? ऑब्वियसली से बना हुआ है। इसका मतलब होता है, ऑब्वियस का मतलब होता है स्पष्ट, और ऑब्वियसली का मतलब होता है स्पष्ट रूप से। ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हो गए, ठीक है। अच्छा, रिपोज, रिपोज का मतलब क्या होता है? पोज, पोज पोज पोज, कुछ याद आया? पोज पोज पोज। पोज देते हैं तो क्या टहलते रहते हैं ऐसे ऐसे करके? नहीं, पोज देते हैं तो क्या करते हैं? वहां पर खड़े रहते हैं, स्टे। ये याद करने का तरीका है, खड़े रहते हैं, स्टे रहते हैं। तो रिपोज, रिपोज का मतलब होता है रेस्ट। क्या होता है? रेस्ट। अच्छा, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा एंगल ऑफ रिपोज, विराम कोण। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा एंगल ऑफ रिपोज। किस चैप्टर में? अपने फ्रिक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। सर को कैसे पता? फिजिक्स तो मैं फिजिक्स भी जानता हूँ, ठीक है। मैं बहुत सारे सब्जेक्ट नहीं जानता हूँ, लेकिन कुछ थोड़े सब्जेक्ट में कुछ बहुत सारी चीज़ें जानता हूँ। तो वही बता रहा हूँ कि घर्षण, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन एक चैप्टर है आपके फिजिक्स 11th में, ठीक है। उसमें क्या होता है? इसमें एंगल ऑफ रिपोज होता है। कैसे होता है एंगल ऑफ रिपोज? चलिए उसको छोड़िए। ये आपका ये कोई वस्तु होती है, यहाँ से एंगल ऑफ रिपोज और फ्रिक्शन एंगल दोनों इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। tan थीटा बराबर μ/λ, है ना। चलिए आगे देखते हैं। विंडमिल, विंडमिल मतलब क्या होता है? विंड, REST लिखा हुआ है, REST। विंडमिल, विंडमिल मतलब क्या होता है? विंडमिल मतलब होता है चरखी। चरखी देखे हैं? चरखी ऐसे ऐसे जो चलाई जाती है, चरखी, उसे हम बोलते हैं विंडमिल। चरखी में क्या होती है? हवा देती कि नहीं देती है? हवा देती है चरखी, नहीं देती है? तो उसीलिए तो विंडमिल का मतलब क्या होता है? चरखी। चलिए आगे देखते हैं। इंगेज्ड, इंगेजमेंट हुई कि नहीं हुई तुम्हारी? ये सब कहाँ से लाते हैं आप इतने शब्द? कहाँ से तुरंत लाते हैं? ये बेटा प्रेजेंस ऑफ माइंड है। चलिए इंगेज, इंगेज, इंगेज मतलब इंगेजमेंट, इंगेजमेंट कराने जा रहे हैं हम, ठीक है। अब इंगेजमेंट, कांटेक्ट करो मुझसे, इंगेजमेंट करा दें। इंगेज, इंगेज का मतलब ये होता है, इंगेज का मतलब होता है भिड़े हुए। जैसे इंगेजमेंट में जाते हैं तमाम से लोग क्या हो जाते हैं? लड़ाई करने लगते हैं, भिड़ जाते हैं, कहते हैं हम शादी करेंगे, लड़की अच्छी मिली, कहेंगे हम शादी करेंगे, मार हो गई तो उसे हम कहेंगे इंगेज। इंगेज का मतलब होता है क्या होना? भिड़े होना। क्या होना? भिड़े होना, ठीक है। आपको याद रहेगा, जीवन तक याद रहेगा शायद ये चीज। इंगेज, इंगेज का मतलब होता है टेकन अवे, मतलब ये होता है भिड़े होना। क्या होना? टेकन अवे। चलिए मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ इसको मैं हटा दे रहा हूँ। टेकन अवे मतलब ये होता है भिड़े हुए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। टेकन अवे हो गया। रिकवर, रिकवर का मतलब होता है दोबारा किसी चीज को कवर करना, यानी कि रीगेन करना, प्राप्त करना, पुनः प्राप्त करना, कहलाता है रीगेन। अच्छा कंफ्यूज ना होइएगा, अभी मैं आपको जो बताऊंगा रिजल्ट मतलब बताऊंगा, तो इसमें और इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि ये एक दूसरे के बहुत करीबी दोस्त है, ठीक है। रेडिकुलस, रेडिकुलस मतलब लिखा ही हुआ है। लाफिंग स्टॉक, लाफिंग स्टॉक मतलब हास्यास्पद। क्या? हास्यास्पद, जो चीज हंसने योग्य हो उसे हम क्या बोलते हैं? हास्यास्पद, यानी कि रेडिकुलस बोलते हैं, लाफिंग स्टॉक। जिसे हम मॉकरी, प्राय हम लोग क्या कहते हैं? मॉकरी बोलते हैं, या फिर जेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेस्ट भी बोलते हैं। और क्या होता है? जेस्ट होता है, जेरी होता है, कई चीज होती हैं। और क्या होता है? कई सारी चीजें होती हैं, तो वही मैं बता रहा हूँ। तो मॉकरी, रेडिकुलस का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना, यानी कि मॉकरी जैसे हो गया। लाफिंग स्टॉक जो हंसने योग्य, हास्यास्पद, इसका क्या होगा? हिंदी में नहीं हुआ। अच्छा फेडिंग, फेडिंग का मतलब होता है जो मिटने वाला हो। क्या हो? मिटने वाला हो, यानी कि आप कह सकते हैं डिसअपियरिंग। क्या? डिसअपियरिंग। यहाँ पे लिख लीजिए क्या होता है? डिसअपियरिंग होता है, डिसअपियरिंग, डिसअपियरिंग। इसका सिनोनिम होता है जो मिट जाए, जो आसानी से मिट जाए। जैसे ये क्या है? ये आपका क्या है? फेडिंग, मिटने वाला। चलिए रीअसर्ट, दिस इज फेडिंग मार्कर, दिस इज फेडिंग मार्कर, यानी कि ये मिटने वाला मार्कर है, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं दिस इंक इज फेडिंग इंक, या इंक क्या है? फेडिंग इंक है, मिटने वाली इंक है, ठीक है।
तो फेडिंग फेडिंग का मतलब क्या होता है? डिसअपियर होना। रीअसर्ट का मतलब क्या होता है सर? रीअसर्ट का मतलब होता है टू अफर्म अगेन, टू अफर्म अगेन। सर इसके और इसके मीनिंग में अंतर बहुत है। रीगेन सॉरी, यानी पुनः पाना, किसी चीज को पुनः पाना, पुनः पाना क्या कहलाता है? रिकवर कहलाता है। रीअसर्ट का मतलब होता है टू अफर्म अगेन का मतलब होता है पुनः स्थापित करना, किसी चीज को पुनः स्थापित करना रीअसर्ट कहलाता है। रिकवर का मतलब होता है किसी चीज को पुनः पाना। ठीक है, अंतर है दोनों में। अच्छा आगे देखते हैं, पुनः स्थापित करना इसका मतलब होता है। चलिए आगे देखते हैं। रेप्रीव का मतलब क्या होता है? जैसे कसाब को जब फांसी दी जानी थी तो क्या कर दिया गया था? उसकी जब डेट चल रही थी तो उसको क्या कर दिया? कसाब की फांसी को बढ़ा दिया गया। क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया। ठीक है, अगर वही है कसाब की फांसी को अगर बढ़ा के मतलब जैसे आज फांसी दी जानी थी कसाब को तो उसे क्या कर दिया गया? स्थगित कर दिया गया। क्या कर दिया गया? स्थगित कर दिया गया। तो उससे हम क्या बोलेंगे? रिप्रीव बोलेंगे। जैसे कि कसाब को 30 तारीख को कल, यानी कल उसको फांसी दी जानी थी। मान लीजिए वो तो मर चुके, कसाब को फांसी दी जा चुकी है, वो अलग बात है। मान लीजिए कसाब जिंदा है, मान लीजिए मैं ही कसाब हूँ। नहीं ऐसा नहीं कहूँगा कैमरा के सामने नहीं पता लगे कल के कोई आया हमको उठा लेके चल दे मान लीजिए मैं एक मुर्जिम हूँ, ठीक है, कसाब नहीं कहूँगा, ठीक है। मान लीजिए मैं कोई मुर्जिम हूँ और मुझे कल फांसी दी जानी है, तो कल क्या कर दिया जाए? कल जैसे दी जानी हो स्थगित कर दिया जाए। उसे हम क्या बोलेंगे? रिप्रीव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिप्रीव बोलेंगे। ठीक है। डिलीवर्ड का मतलब होता है डिलीवरी। जानते हैं डिलीवरी? भाई डिलीवरी करते हैं लोग, डिलीवरी नहीं करते हैं सर, यहाँ डिलीवरी कर दीजिए, यहाँ कर दीजिए। तो डिलीवरी का मतलब होता है देना। क्या करना? डिलीवरी का मतलब होता है देना, उसी का मतलब होता है डिलीवर्ड का मतलब होता है गिवन, यानी दे दिया। गिवन। ठीक है। अच्छा ये सब चीजें हो गई। चलिए इसको हटाते हैं हम, इसको हटा देते हैं। अच्छा अब यहाँ पे बचा हुआ है कॉप्स का मतलब क्या होता है भैया? कॉप्स मतलब होता है डेड बॉडी। क्या मतलब होता है? डेड बॉडी। इसका मतलब होता है डेड बॉडी। कॉप्स होते हैं आर्मी में, जो बॉडी होती है जब मर जाता है लोग, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जब शहीद हो जाता है कोई तो उसे हम क्या बोलते हैं? कॉप्स, यानी कि डेड बॉडी बोलते हैं। ठीक है, उसी से याद रख सकते हैं। सैंडविच तो आप जानते होंगे, खाए होंगे। सैंडविच क्या होती है? एकदम पिसी हुई होती है। क्या होती है? पिसी हुई होती है। इसी से आपको याद रखना है, सैंडविच का मतलब होता है पिसा होना। ठीक है। ऑब्लिगेशन मतलब ये होता है, आप जब एप्लीकेशन लिखते हैं, आई हाईली ऑब्लिग्ड, क्या लिखते हैं? आई हाईली ऑब्लिग्ड, ये लिखते हैं आई हाईली ऑब्लिग्ड। इसका मतलब मैं आपका एहसानमंद हूँ। आई हाईली ऑब्लिग्ड, मैं एहसानमंद हूँ आपका। ठीक है। तो ऑब्लिगेशन का मतलब होता है एहसान। क्या होता है? एहसान मानो मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे ऑब्लिगेशन तुम्हारे ऊपर है तो सिविलिटी का मतलब क्या होता है सर? सिविलिटी का मतलब मैंने बता दिया। क्या बता दिया? पोलाइटनेस और आपका डिसेंसी मैंने बता ही रखा हुआ है। डिसेंसी हो गया, डिसेंसी के बाद ग्रेसियसनेस हो गया। ग्रेसियसनेस या किताब में नहीं मिलेंगे बच्चा, ये सब ढूंढ के बताता हूँ मैं, है ना। पोलाइटनेस, डिसेंसी, ग्रेसियसनेस, जिसको ये सब वर्ड मीनिंग तैयार है, समझो राजा है राजा, उससे अच्छा लड़का कोई है नहीं। राजा हिंदुस्तानी बन गया वो, समझो, है ना। अपने घर का राज दुलारा हो गया, है ना। जो बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं उनको टीचर्स भी पसंद करते हैं, उनको घर वाले भी पसंद करते हैं। जो बच्चे पढ़ने में अच्छे नहीं होते उनके घर वाले गरियाते हैं और टीचर्स भी गरियाते हैं। बेचारे किस्मत ही खराब है। किस्मत अपने आप खराब की हो, घर में पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ तो घर में इज्जत होगी और टीचर्स भी इज्जत करेंगे आपकी। अच्छे बच्चे की हमेशा इज्जत होती है, इस वजह से अच्छे बच्चे बनिए, बुरे नहीं। ठीक है, घर पर पढ़ाई करिए मन लगाकर। ये मत सोचिए, किसी दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि पता नहीं सर पेपर होंगे कि नहीं होंगे बोर्ड के, तो ऐसा कुछ दिमाग में नहीं आना चाहिए। सब चीज़ होगी। कोई भी गवर्नमेंट किसी भी बच्चे का साल नहीं बर्बाद करेगी, पेपर जरूर होंगे, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, कुछ ना कुछ जरूर कराएगी, ठीक है, चाहे जैसे हो। तो ये सब चीज़ें दिमाग में न लाइएगा।
और ऑब्लिगेशन सिविलिटी, सिविलिटी बता दिया। अच्छा एक बचा है म्यूचुअल, म्यूचुअल का मतलब होता है परस्पर। आप जब भी स्ट्रेट लाइन पर पढ़ते होंगे, स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन मतलब होता है सरल रेखा, हाँ सरल रेखा में जब आप पढ़ते होंगे तो वहाँ लिखते होंगे कि दिस इज म्यूचुअल टू ईच अदर, यानी कि एक दूसरे के परस्पर है ना। दिस लाइन इज पैरेलल टू ईच अदर, है ना। तो उसका मतलब होता है परस्पर, म्यूचुअल, म्यूचुअल परपेंडिकुलर मतलब परस्पर लंबवत है एक दूसरे की लाइन। क्या जैसे मान लीजिए दीज लाइन्स आर म्यूचुअल, है ना, परपेंडिकुलर टू द म्यूचुअल, है ना, दोनों क्या है म्यूचुअल है, एक दूसरे के परस्पर है। तो म्यूचुअल का मतलब क्या होता है परस्पर होता है। चलिए यहाँ से हम लोग अगली क्लास में वर्ड मीनिंग फिर सीखेंगे, और हम लोग अगली क्लास में वर्ड मीनिंग सीखेंगे। आज इंग्लिश ग्रामर का पार्ट भी हम लोग देखेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में होगा, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर में हम लोग सबसे पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट शुरू करेंगे। चलिए जो सबके लिए हेल्पफुल होगा, 9th क्लास 10th क्लास और 11th और 12th सबके लिए, ठीक है। जो भी पढ़ना चाहेगा उसके लिए, सबके लिए होगा, क्योंकि एकदम जीरो से लेकर चलेंगे, हमेशा मान कर चलेंगे कि आपने अभी तक इंग्लिश ग्रामर में कुछ नहीं पढ़ा है और आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट बिल्कुल नहीं आता है। तो उसको हम किसी भी सब्जेक्ट में अगर इंग्लिश ग्रामर उठाते हैं तो उसमें कोई भी टॉपिक होगा एकदम लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक जाएंगे, यानी कि एकदम छोटे से लेकर एकदम हाई लेवल तक जाएंगे। बात समझ में आई, बेसिक टू एडवांस लेवल, यानी कि आधार से लेकर ऊंचाई तक। बात समझ में आई, एंगल ऑफ एलिवेशन से लेकर एंगल ऑफ एलिवेशन बनाते चलेंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब समझते हैं, यानी कि उन्नयन कोण ऐसे बढ़ते हुए चले जाएंगे हम लोग, है ना, बढ़ते हुए चलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन बना के चलेंगे। बात समझ में आई। तो चलिए यहाँ से हम लोग अपने बॉडी को विराम देते हैं। चलिए बाय। कैसा लगा सेशन जरूर कमेंट करिएगा, और कुछ नहीं बस याद कर लीजिएगा वर्ड मीनिंग्स, ठीक है। नोट्स बनाते रहिए साथ में, जिससे आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। जय हिंद, बाय बाय।